प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में हजारों अरब की टैक्स चोरी का राज फाश कर दिया। रियल स्टेट, रिटेलर्स, सिगरेट सेक्टर में अरबों रुपए के टैक्स चोरी में मुलव्विस किरदार पार्लियामेंट में। मुल्की मईशत की तबाही में अदलिया, ब्यूरोक्रेसी समेत सियासतदान जिम्मेदार करार। अदालतों की जानिब से मुख्तलिफ मौक़ों पर स्टे ऑर्डर्स मुल्क की तबाही की वजह। प्राइवेट सेक्टर में मिलियन तनख्वाह जबकि काम ना करने वाले किरदारों को भी तनकीद का निशाना बना डाला। इसके अलावा बात करेंगे तजारती खसारा हुकूमती गले की हड्डी बन गया। तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक से राब्ते। रूस से तेल मंगवाने के बाद LNG के लिए शहबाज शरीफ आजरबाईजान रवाना। मुल्क की तवानाई जरूरियात पूरा करने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। क्या पाकिस्तान सस्ती तवानाई के जरिए मुल्की मसाइल पर काबू पा सकता है? इसके अलावा बात करेंगे नादरा के कायम मकाम सरबराह ना होने से हजारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। नादरा कार्ड्स बे फॉर्म की प्रिंटिंग रोक दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन नादरा तारिक मलिक से मुताल्लिक किसने मिसगाइड किया? तारिक मलिक और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई? इसकी अंदरूनी कहानी हमारे साथ मौजूद है, आपके साथ शेयर करेंगे रऊफ क्लास साहब के थ्रू। और क्लास साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, तज्ज़िया निगार है मुनीफ फारूक साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीफ फारूक साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने आज तनकीद की है, उन्होंने अदलिया पर सख्त गुस्से का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी तनकीद का निशाना बनाया और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी जो है उससे भी वो नाला नजर आए, माफियाज हैं जो काम कर रहे हैं। क्या मैसेज था उनकी इस तकरीर में? किस तरह से लिया जाए इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी अच्छी, बड़ी जामे तकरीर थी और उसके अंदर काफी सब्सटेंस था, लेकिन मैं बसद एहतराम नहीं कहूँगा, मुझे मिसप्लेस्ड एंगर नजर आया उसके अंदर। वो इसलिए कि ये जो मुल्क में माफिया का ऑपरेट करना या रियल एस्टेट का टैक्स ना देना या मुल्क में टैक्स चोरी होना, ये कोई नया फिनोमेना तो नहीं है। और ये फिनोमेना तो एग्जिस्ट करता है, अगर जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, एवर सिंस, हमेशा से। पहले भी हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई। ये माफिया उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे और ये कार्टेल्स उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे। उस वक्त भी इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो कि हुक्मरान जो तबका था उसके बहुत करीब थे और उन्होंने बेशुमार फवायद भी हासिल किए। लोगों ने बहुत कुछ किया, सरकारी एसेट्स तक खरीदे हुकूमत से, और ये भी इल्जाम हैं कि उन पे बड़े औने पौने दामों खरीदे गए। लेकिन ये आज जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे, जहाँ सियासी एलिमेंट है या जो 9 मई को हुआ उन वाकयात के ऊपर बात करना जरूरी है। पाकिस्तान की अदलिया के अंदर इस वक्त बदतरीन तफरीक है, उस पर बात करना जरूरी है। ठीक है, जरूर होनी चाहिए। और ये भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया का हमारे मुल्क की तारीख के अंदर बहुत ही मैं समझता हूँ कि तबाहकुन किरदार रहा है। और अगर हमारा निज़ाम इंसाफ आज बदहाली का शिकार है तो उसकी बहुत बड़ी वजह खुद हमारे मुल्क की आला अदलिया है। लेकिन ये सिलसिला तो फिर एग्जिस्ट करता है और चल रहा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, इसके ऊपर तनकीद किए जाना या इस बात को एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो फंडामेंटल काम है वो अब भी नहीं किए गए। मतलब आज जजेस को हवाले से कहा जाता है कि जी बड़ा गलत कर दिया जजेस ने और इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब पार्लियामान के पास मौका था 18वीं तरमीम के अंदर, तो क्या पार्लियामान ने अपना हक अदा किया? हमारे मुल्क के अंदर अदलिया का, आला अदलिया का हिसाब, आर्टिकल जो उनका एहतसाब है वो आर्टिकल 209 है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसके अंदर खुद अदलिया बैठी। जबकि दुनिया के अंदर मुहज़्ज़म मुआशरों के अंदर, बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, मैं बड़ी इख्तिसार से आपको मिसाल दे देता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर क्वीन करती थी, फिर सेटलमेंट एक्ट आया, उसके बाद जॉइंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट है ऑन फॉर नॉट हैविंग गुड बिहेवियर। आप जज को ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स अगर आपके पास है तो पार्लियामान उसे सैक कर सकता है। अमेरिका में भी ये मुमकिन है। यहाँ तक कि आपका हमसाया मुल्क है भारत, वहां पर उनका आप गालिबन उनका आर्टिकल 124 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर भी ये मुमकिन है। सिर्फ हमारे मुल्क में ये मुमकिन नहीं है। यहाँ मादर पिदर आजादी है। तो जब पार्लियामान के पास मौका था तो बड़ी अच्छी बात थी, इसको एड्रेस किया जाता। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, ये मुझे मिसप्लेस्ड एंगर नजर आ रहा था। मुझे आज भी समझ नहीं आ रही थी ख्वाजा साहब जिस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उस ब्यूरोक्रेसी के साथ तो उन्होंने दहाइयां गुजारी हैं।
इस ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने बेशुमार हुकूमतें की हैं, तो आज क्या नया उस्ताद आन पड़ी। हाँ, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन जो है उनकी प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मैं बैठिए तो पाकिस्तानी समझता हूँ कि दे आर बर्डन ऑन द नेशनल किटी, बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये तो सरकारी जो इस तरह के इदारे हैं उनमें तो सियासी जमातें लोगों को भर्ती करती हैं, ओवर स्टफिंग करती हैं वोट हासिल करने के लिए। अगर ये काम उस वक्त कर लिया जाता तो हालात बड़े बेहतर हो जाते, कोई मुश्किल फैसले कर लिए जाते। अब अगर नहीं किए गए वक्त पर तो फिर आज ये कोई नई दुहाई तो है नहीं, ये तो पुराना राग है जो आज दोबारा नापा जा रहा है। ये बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। पहले तो आपको मुबारकबाद हो सर, आपने समा टीवी ज्वाइन कर लिया है और अब आप समा पे शो करेंगे। यू रियली डिज़र्व दिस एलिवेशन। यहाँ पे भी थी, बड़े चैनल में बैठे थे, एक और बड़े चैनल में गए सर। सर अभी आपने जो बात की है इनके मिसप्लेस्ड एंगर की, थोड़ी सी मैं आपकी तरफ एक आध मिनट लूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ, अभी भी कवर करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब को 2002 के बाद इनकी पार्लियामेंट की तकरीरें मैं सुनता रहा हूँ, इनकी कमेटीज़ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे। बड़े इंतहाई फास्ट एंड फ्यूरस किस्म के ये बंदे हैं और नो होल्ड्स बार वाला इनका स्टाइल है। कभी मैं भी बहुत बड़ा इनका एडमायरर था, इनकी तकरीरों का, इनकी इसी तरह की गुफ्तगू का। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही केम टू नो कि वही स्क्रिप्ट है, अपोजिशन में तकरीर कुछ और कर लेंगे, ये हुकूमत में आएंगे कुछ और वही काम करेंगे जो अपोजिशन में जिन पर तनकीद कर रहे हैं। अब सवाल जो आपने भी उठाए, थोड़ा सा मैं भी आपकी इससे विसासत से कह लें कि ब्यूरोक्रेसी, ये जो आज कह रहे हैं कि जनाब के माफियाज हैं, कार्टेल्स हैं, मुझे याद है जो आपने बात की इससे पहले इसहाक डार साहब ने 2016-17 में उन्होंने कौमी असम्बली में क्वेश्चन आवर में 11 उन्होंने सेक्टर बताए थे कि ये माफियाज हैं, ये कार्टेल्स हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। ये उनके अपने हैं, अभी भी पड़ा होगा, रिटर्न रिप्लाई था उनका। और उसी में हर एक में जितने 11 उन्होंने बताए थे उन तमाम 11 के 11 में सियासतदान इन्वॉल्व थे सर। वो सारे बिजनेस वही कर रहे थे, पॉलिटिशियन कर रहे थे। अब यही लोग जो हैं ये चेयरमैन FBI भी लगाते हैं, ये इनके पास FBI की इतनी बड़ी मशीनरी भी है। अब यही लोग अपने गवर्नर स्टेट बैंक लगाते हैं, चेयरमैन यहाँ पे आप SCCP लगाते हैं, यही FIA के लोग लगाते हैं, यही ब्यूरोक्रेट लगाते हैं। और जिन लोगों का ये कह रहे हैं कि जनाब ये लुट के खा गए हैं, ये इसमें लैंड ओनर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, माफिया हैं, ग्रैबर्स हैं, ये तो चंदा पार्टी हैं सर इनके, ये तो इनको डोनेशन देते हैं सारे के सारे, इन्हीं के सारे जो सियासतदान चलते हैं सर। ये पैसा भी वहीं से आता है, इनकी पॉलिटिक्स भी वहीं से चलती है, उन्हीं को टिकटें भी देते हैं, वो पार्टी फंड के नाम पे इनको लाखों करोड़ों इनके आपको याद हो अकाउंट्स में भी डालते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप हुकूमत में भी हैं, पावर भी आपके पास है, बंदे भी आप अपॉइंट करते हैं, टिकटें भी आप बेचते हैं, डोनेशन भी इन्हीं हाउसिंग वालों से, माफिया से आप लेते हैं और उनके साथ मिलकर उनके काम कराते हैं। उनकी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीज भी आप लगाते हैं कि इनका आपने काम करना है। तो फिर ये रोना धोना किसका है, किस चीज़ का है? पार्लियामेंट इसी काम के लिए बनी थी। आप लोग पैसे लेके अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने करानी है तो आपकी बात तो मुझे बड़ी वो लगी है कि फिर किस चीज़ पे ये एंग्री हो रहे हैं? हम पे हो रहे हैं, आप पे, रबिया पे, किस पे हो रहे हैं कि सारी चीज़ें गलत हो रही हैं? आपको ठीक करने के लिए पार्लियामेंट भेजा गया था, आपको ठीक करने के लिए पार्लियामेंट भेजा गया था, आप मिल जाते इन कार्टेल्स के साथ। बात ये राज साहब, ये क्योंकि आपका तजर्बा वसी है और आप इनको बड़े करीब से जानते हैं तमाम शख्सियात को। 15 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ सर, मुझे भी कोई यकीन मानिए फर्क नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मेरा अपनी असेसमेंट है और इससे शायद बहुत से लोग नाना और नाराज भी हों। मुझे लगता है कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं और जिनका सियासी स्टेक होता है वो कभी भी मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। वो उस वक्त कर सकती हैं या तो वो इलेक्शन जीत कर आए और पहले साल में मुश्किल फैसले करें ताकि अगले 2-3 साल लोगों से बुरा भला सुन के और 5वें साल में अगर कोई डिलीवर कर सकती है डिलीवर कर जाए और वो जो पहले साल के बुरे फैसले हैं वो फेड अवे हो जाए या उनका इम्पैक्ट फेड अवे हो जाए। इस तरह की जो मखलूत हुकूमतें हैं इनमें तो इतना सियासी स्टेमिना ही नहीं होता, कैपिटल ही इनका बिल्कुल नहीं होता और ऑलरेडी कैपिटल एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपना ये PDM की हुकूमत। ये कहाँ से सख्त फैसले कर सकते हैं? इस मुल्क का हल मैं मानता हूँ बहसीयत एक पाकिस्तानी के सख्त फैसले हैं। वो सख्त फैसले ये हैं कि जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हैं इनको प्राइवेटाइज करें, मुल्क के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, पैसा आए। मैं आज भी कहता हूँ, मैं मुझसे लोग शायद नाराज होंगे कि हम पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारे मुल्क में हम एजेंट को 5-5 हज़ार रुपया रिश्वत दे सकते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर फास्ट ट्रैक नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते कि भाई अगर एक गरीब एक अमीर आदमी है जिसको हमें पता है कि वो अरबपति आदमी है, अगर उसने बनाना है पासपोर्ट एक दिन के अंदर, आप उससे नहीं भाई 50,000 फीस दो, वो सरकारी खजाने में जाए, किसी एजेंट को पास ना जाए, ना ही किसी 2 अफसरों को वो फोन करें कि उससे बाहर गाड़ी से लेने आए। उसके लिए आप एक स्पेशल टर्मिनल बनाएं कि दो भाई अगर तुम्हें पासपोर्ट चाहिए विद इन 7-8 50,000 रुपया फी है।
हुकूमती खजाने में नहीं वो मुनीब, पैसे मैं आपकी जाएंगे। बात काट रहा हूँ, फिर नाराज भी तो हम लोग हो जाते हैं, मीडिया के लोग हो जाते हैं, आवाम हो जाती है। देखे जी, इस मुल्क में दो आपने आपने क्लासेस पैदा करनी है, जिसके पास पैसा है वो पैसे देता है, वो वीआईपी रूट से चला जाता है, एक हम गरीब हैं, हम वहाँ लाइनों में लगे हैं। फिर उसको तनकीद और आप और मैंने करनी, आवाम ने पढ़ जाना है कि देखा इस मुल्क में फिर आपने बड़े लोगों को फैसिलिटी दे दी, उनके पास तो बड़ा पैसा है। तो हम भी तो कहीं पे कोई सांस नहीं लेने देते ना हुकूमतों को। कोई अगर वो इस तरह की स्कीम मनी मेकिंग की आती है, हम तो उसमें चले जाते हैं कि वीआईपी कल्चर फिर शुरू हो गया है। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम ही लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई एक कहते हैं जी फलाना इंसेंटिवाइज कर रहे हैं जी कि वो मुल्क में पैसा लाएं और इन्वेस्ट करें, उनको ये प्रायोरिटीज मिलेंगी या उनको ये यहाँ पर फैसिलिटेशन मिलेगी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने मुल्क में पैसा इकट्ठा करना है फॉर द पब्लिक और अमीर आदमी को टैक्स करना है, तो फिर अमीर आदमी को टैक्स कीजिए कि वो 4 ब्यूरोक्रेट्स को फोन करके बगैर हुकूमत के खजाने में कोई इजाफी फीस जमा कराए अगर अपना पासपोर्ट 4 घंटे में निकलवा लेता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि वो डीजी को फोन करें, किसी फलाने फेडरल सेक्रेटरी को फोन करें या मिनिस्टर साहब को करें कि जी मेरा मसला है, मेरी फैमिली के पासपोर्ट है 4, तो जी मुझे आज ही प्रिंटिंग करा के दें। क्या इस मुल्क में ऐसा नहीं होता? राज साहब आप तो बखूबी जानते हैं, ऐसे पासपोर्ट बनते हैं या नहीं बनते? बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं सर, विद इन आवर्स बनते हैं। अच्छा मुनीब भाई ये बताइएगा, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा सवाल पूछ के हम ज्यादा आपके इनपुट लेना चाहते हैं। आपको ये तो नहीं फील होता ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर जो आपने भी कहा मिसप्लेस्ड एंगर है, कोई उसको समझ नहीं आ रही, ये तो नहीं है कि पोजीशन मौजूद नहीं है पार्लियामेंट में, एक मतलब बिल्कुल डल सी प्रोसीडिंग होती हैं, तो गुड का बैड का बाज़ दफ़ा आप अपने अंदर से पोजीशन पैदा कर लेते हैं ताकि लोगों को तसल्ली दे, कि लोगों को कथारसिस होते रहे कि यार चले हुकूमत तो है, एक दो बंदे हैं जो हुकूमत को खुद हुकूमत के होके उनको टफ टाइम दिए। सो ख्वाजा आसिफ साहब को ये ड्यूटी तो नहीं दी कि सर नूर आलम साहब के पास भी इस तरह की ड्यूटी है, इनके पास भी है, क्योंकि राय रियाज साहब तो पीएमएल नवाज का टिकट अप्लाई कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया पोजीशन। सो कहीं पे ये तो नहीं है कि आप जरा थोड़ा सा लोगों को ये कथारसिस करते रहे पोजीशन के नाम पे सर, गुड का बैड का? सर ये बात देखिए, ये मतलब इसको हम रूल आउट तो नहीं कर सकते कि वो एक पॉम्प एंड शो क्रिएट करने के लिए, और भाई साहब क्योंकि आर्टिकुलेटेड शख्सियत हैं, बात गुफ्तगू अच्छी कर लेते हैं, तकरीर तो आला करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इसमें तो बहुत आला करते हैं और बड़े विद अ लॉट ऑफ गस्टो करते हैं, विद अ लॉट ऑफ पैशन, यू नो डज हिज डिलिबरेशन और व्हाटएवर ही डज। बट द प्रॉब्लम हियर इज सर कि ये पार्लियामेंट लीगल है, कानूनी बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये इसकी एक मॉरल लेजिटिमेसी है इस पार्लियामेंट की? मेरी नजर में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि when the opposition doesn't exist in the parliament and then when the opposition exists, it comprises of those people who are somehow one way or the other turncoats of a particular party or of a particular group. तो ऐसी पार्लियामेंट की जो एक मॉरल लेजिटिमेसी है वो नहीं होती। आप जितना मर्जी उसको लेपापोती करके उसके ऊपर आप कर लें, बट इट डज नॉट हैव दैट मॉरल लेजिटिमेसी। अच्छा मुनीब, अभी रबिया ने पूछने सवाल से पहले कि रबिया पूछे, मैं थोड़ा सा मैं जल्दी से पूछ लूँ। हमें नजर आ रहा है कि ये अगला जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है मेरे ख्याल से, कि इसमें आपने बहुत सारे फॉर रीचिंग फैसले करने हैं अगले कोई 1.5 महीनों में। आपने निगरान हुकूमत लानी है, अगस्त में आपने केयर टेकर सेटअप लाना है, अक्टूबर में आप अगर कह रहे हैं इलेक्शन कराने हैं, या आपने पंजाब हुकूमत वाला वो स्टाइल लाना है कि निगरान लो 1-1.5 साल आगे चला लो। तो बड़े की फैसले होने हैं इसी में मेरा ख्याल है जुलाई के महीने में सर, कि हुकूमतों के फैसले होने, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हमें नजर आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं सर, वो वहाँ साउथ में है, सराइकी इलाकों में है, वो इलेक्टेबल को ले रहे हैं पार्टीज में। नवाज लीग चुप करके ठंड प्रोग्राम, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वो ठंड प्रोग्राम है, कोई उन्हें फिक्र ना फाका ऐश कर काका वाला हिसाब चल रहा है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, दीगर लोग भी एक्टिव हैं। पार्टीज अगर एक्टिव नहीं है तो जो रूलिंग पार्टी है वो एक्टिव नहीं है। डू यू स्मेल समथिंग? कि इनको पता है कि कोई इलेक्शन नहीं होने, कोई केयर टेकर सेटअप आएगा, 1.5 साल बाद देखेंगे। वाई सो मिस्टीरियस साइलेंस इन द रैंक्स ऑफ पीएमएल नवाज सर? सर मेरी एक असेसमेंट ये है कि देखिए जरदारी साहब की जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए जरूरी है, बिकॉज ही नोज के उनकी जमात पंजाब के अंदर बहुत कमजोर है, खासतौर पर सेंट्रल में तो बहुत कमजोर है, नॉर्थ में भी कमजोर है। नॉर्थ में एक राजा परवेज अशरफ साहब की सीट है, उसके अलावा कोई और सीट है नहीं। लेकिन अगर आप गौर करें तो साउथ में पीपल्स पार्टी का पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है, इवन इन द वर्स्ट टाइम, तो इतना बुरा नहीं है। और इलेक्टेबल्स को लेकर जरदारी साहब वहां पर एक अच्छा ग्रुप अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो लोग जिनकी लाइकलीहुड है कि वो पीपल्स पार्टी की टिकट से भी इलेक्ट हो जाएंगे। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग रास्ता साहब, बट मुझे लगता है कुछ चीजें स्टिच अप हुई होती है, जैसे वो हुकूमतें आने से पहले स्टिच अप हो जाती है। यहाँ पर भी शायद कुछ मामला मुस्लिम लीग नून को लगता है कि हमारे स्टिच अप हो गए हैं। उनकी बिगेस्ट और आर्च राइवल थी पीटीआई,
पीटीआई इस वक्त एक डिसमेंटलिंग प्रोसेस के अंदर है, ऑपरेशन डिसमेंटल का शिकार है। और वो डिसमेंटलिंग इस तरह से हो रही है कि सिरे से वो शायद इस काबिल ही नहीं होगी कि वो इंतखाबात लड़ सके। जो मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है विद एवरी पासिंग डे। और अगर उससे पहले इमरान खान साहब की इंतखाबात से पहले उनको किसी मुकदमे में नाअहल करार दे दिया जाता है, सजा हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर मैदान तो साफ है। और जो तरीन साहब का ग्रुप है वो, या तरीन साहब की जमात है, अब उसकी अब्दुल अलीम खान साहब उसके सदर हैं, वो तो प्रैग्मेटिक लोग हैं। उन्होंने प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करनी है, इंक्लूसिव सियासत करनी है। पीएमएलएन के साथ भी बैठने के लिए वो तैयार होंगे, जहां वो पीटीआई के जहां वो जरदारी साहब के साथ बैठने का मौका मिला वो वहां पर भी तैयार होंगे। और बैटल ग्राउंड पंजाब है, तो पंजाब में मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून हैज अ फीलिंग कि दे हैव गॉट अ सॉलिड ग्रिप, और उनको लगता है कि अगर पीटीआई रूल आउट हो जाती है तो फिर ये कहीं और नहीं जाएगा इक़्तिदार, ये हमारे घर पे ही आना है। और अगर पंजाब हमने काबू कर लिया तो मफाक के अंदर हमारी पोजीशन चाहे बहुत स्ट्रांग ना भी हो, फिर भी हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि हम डिक्टेट कर सकेंगे। आपको याद होगा 2008 से 13 में जो हुकूमत थी उसमें भी यही हुआ था कि उस सूरत हाल में कि जो पीपल्स पार्टी थी वो वफाक में बैठी हुई थी, लेकिन पंजाब शहबाज शरीफ साहब के पास था, तो बड़े मसाइल का शिकार रहा पीपल्स पार्टी का वो दौर भी। अच्छा मुनीब साहब, क्विकली क्योंकि हमारे पास इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन इस वक्त लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ भी लंदन में है, कोई इस तरह की सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि इनका आपस में भी एक अलायंस क्रिएट हो जाए, और वो अलायंस जो है वो एक प्रैक्टिकल ऑपोजिशन जो है वो आपको कोई बनती नजर आ रही है इस वक्त मुल्की सियासत में? जी, मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल ऑपोजिशन इस वक्त जो उससे पहले कर रहे हैं, वो अभी इंतखाबात से पहले, वो तो एक गैर फितरी अलायंस है इस वक्त पीडीएम का, तो वो तो चले मौजूद है, वो एक मामलात उनके है, वो थोड़ा सा उनका है एक, लेकिन वो एक ऐसा मामला थोड़ा क्रिएट हो जाएगा जिससे वो एक ये इंप्रेशन देंगे कि भाई हम बड़े नाकिद हैं मुस्लिम लीग नून के भी, जो कि वो हैं भी, लेकिन वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि इनकी लड़ाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी, और बाय द टाइम इंतखाबात आएंगे तो मामलात इनके काफी ज्यादा वो हो जाएंगे, तल्ख हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये इनमें तल्खी बढ़ रही है, और एज वी स्पीक इनके अंदर तल्खी मौजूद है। तो वो एक इंप्रेशन ये भी देंगे कि ये कोई फिक्स्ड मैच नहीं है, ये बस चल रहा है, मामलात चल रहे हैं और हालात इसी तरह चल रहे हैं। लिहाजा मुझे समहाउ ये लगता है कि ये फीलिंग ये देंगे इलेक्शन के करीब जाकर कि हम तमाम जमातें बड़ी तगड़ा ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ करेंगी, और उसमें ऐसी सूरत हाल में वो इलेक्शन लड़ेंगी, और बड़ी ये आपने बड़ी अहम बात की है। आप ये कह रहे हैं कि ये बाई डिजाइन होगा, इनकी ये पोजीशन होगी जानबूझ के, क्योंकि इमरान खान साहब पीटीआई उसमें नहीं है, फील्ड में नजर नहीं आते अगर, तो फिर आपने अवाम को जाके कुछ ना कुछ तो बेचना है, आपने एक दूसरे पे अटैक करने हैं। फिर वही आप समझते हैं 2000 ये उस वाली क्या कहते हैं 13 और 18 वाली डर्टी कैंपेन जो चली थी, टीवी चैनल्स पे चली थी, अखबारात में, सोशल मीडिया, ट्विटर, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बैक टू द पास्ट, बैक टू स्क्वायर वन, के उसी तरीके का लोगों को इंप्रेशन दिया जाएगा, नवाज लीग वर्सेस या पीपल्स पार्टी वर्सेस जहांगीर तरीन ग्रुप्स। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बाय डिजाइन होगी, जरूरत होगी इनको अपना वोट बैंक अपना इंटैक्ट करने के लिए। साहब, जब तक पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को अटैक नहीं करेगी तो किस तरह वोट लेगी? और वो तो इसलिए उस मौशी बहरान का या मौशी इंस्टेबिलिटी का बर्डन भी शेयर नहीं करते, तरीके से डिफेंड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आगे जाके, देखिए ये मेरी असेसमेंट है, लेकिन अगर वो सब अच्छा करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फिर तो इंतखाबी इत्तेहाद में जाना पड़ेगा। अच्छा, लोग इसमें आ जाएंगे चक्कर में, ये मुनीब, लोग आपको लगता है कि इसमें चक्कर में आ जाएंगे, या ये बहुत बड़े पॉलिटिकल मदारी हैं सर, मजिशियन है, सामरी जादूगर, जो ये शहर में ले आते थे लोगों को, उसी तरह का काम करेंगे? बात यह है खलासा साहब, आज भी रूरल साइड पर आपका ताल्लुक भी एक रूरल एरिया से है और मेरा ताल्लुक भी एक रूरल एरिया से है। आज भी हमारी वोट जो है वो जात, बरादरी, खानदान, अदब, लिहाज, जनाजे कितने पड़े, और जनाजे पे तो है शादी जनाजे, लेकिन अब मैं जाता हूँ देहात में तो बहुत सारी चेंज है सर। अब माशाल्लाह मेरे अपने देहात में ऐसे ऐसे दानिशवर है, मैं तो उसके बाद उनसे मुतासिर होकर आता हूँ, अपने मैं इलाके के, अपने गांव के दानिश्वरों की गुफ्तगू सुन के। वो तो हमें बीट कर चुके हैं, बहुत आगे चले गए, आप और हम पीछे रह गए सर, दे आर फार अहेड। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आज भी नहीं बदली।
वो हमारा प्रैक्टिकल या ग्राउंड रियलिटी है। कुछ ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा बहुत से लोगों को नहीं था, वो हो गया है। यहाँ तक कि हमारी अदलिया को हो गया है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है हमारे मुल्क की, और वो ग्राउंड रियलिटी शायद अच्छा सर, लास्टली क्वेश्चन मैंने रखा हुआ था आपके लिए कि लास्टली मैं पूछूंगा, चौधरी परवेज अली साहब फ्यू मंथ्स बैक चेंजिंग फॉर्च्यून्स, बड़ा उनको इस हालत में देख के अफसोस भी हुआ, वो जिस हालत में उनके वो आई हैं, पिक्चर्स आई हैं कोर्ट रूम से, वीडियो आई है कि कुछ अर्से पहले तक वो चीफ मिनिस्टर थे, बड़े पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, मार धाड़, खाना पीना, पानी रोटी, वो सब कुछ चल रहा था, लंगर पानी सबका चल रहा था। अब उनकी जो हालत सामने आई है, 10-12 दिन से वो कहते हैं जनाब कि मुझे ये कपड़े नहीं चेंज कर सका, मुझे यहाँ पे सेल में रखा हुआ है। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि ये इन्होंने अपने साथ खुद किया है? ये चौधरी साहब तो समझाते रहे थे बड़े खान साहब को, खान आजम को, कि ना करें ना करें, तो आप समझते हैं कि ही विल बी ब्लेमिंग हिमसेल्फ, या खान साहब अपने आप को ब्लेम करेंगे कि मेरे पास बड़ा अच्छा मौका था, नवाज लीग और जरदारी साहब मुझे चांस दे रहे थे, आज मैं आराम से वजीर आला होता, जेल में ना बैठा होता, या वो खान साहब को ब्लेम करेंगे भाई साहब मैंने समझाने की कोशिश की, वही बात है कि कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खान साहब खुद भी डूबे हैं, साथ में चौधरी परवेज अली साहब को भी ले डूबे हैं। सर देखिए, खान साहब को ये अंदाजा नहीं था कि वो खुद उनके साथ ये होगा। खान साहब ने खुद को एक तो पैरेलल समझ लिया था स्टेट के साथ। जब उन्होंने शुरू में कहा कि मेरी एग्जिस्टेंस पैरेलल है टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फिर उन्होंने कहा नहीं, आई हैव गॉन वन नॉच अप, मैं एक कदम एक स्टेज ऊपर चला गया हूँ, मैं इतना मकबूल हूँ कि मेरे सामने अब ग्राउंड रियलिटी, कबूलियत का फैक्टर निगेट हो चुका है, मैं एक राइजिंग फिनोमेना हूँ और मुझे कोई रिड्यूस नहीं कर सकता इन साइज। ये उनकी गलती थी। वो हमारे मुल्क की सियासत और हमारी रियासत की और इस खित्ते के डीएनए को भूल चुके थे। कासम साहब, मैं एक बड़ा अदना सा तालिब इल्म तारीख का, अगर आप इस खित्ते के डीएनए को जाने, जो मैं आप तो मेरे उस्तादों में से, लेकिन जो लोग हमारे यंगस्टर सुनते हैं और हमारे इस खित्ते के डीएनए को जाने, इस रियासत के डीएनए को जाने, उनको पता चल जाएगा कि इस रियासत का डीएनए क्या है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और हमेशा रहेगी। यहाँ पर कबूलियत का फैक्टर आम है और रहेगा। चौधरी परवेज अली साहब जीरक सियासतदान, इतने बुरे हालात उन्होंने कभी भी नहीं देखे। आज उन्होंने हालात इसलिए देखे कि उन्होंने एक फैसला किया कि मैंने इमरान खान साहब के साथ जाना है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे खड़े थे। न सिर्फ रॉन्ग साइड पे खड़े थे, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बसद एहतराम गिरबान से पकड़ लिया था, और वो उन्होंने वो काम किया जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और अगर किसी ने किया तो फिर उसके साथ बहुत बुरी हुई। और इमरान खान साहब ने इसलिए किया, और उन्होंने इसलिए ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम बना क्योंकि इमरान खान साहब ने उसी हाथ को काटा जिसने उन्हें पानी या दूध पिलाया था। और जब आप ये करते हैं तो इट्स सर क्विक सर आंसर चाहिए होगा। तो आज चौधरी परवेज अली साहब वहां पे सेल में बैठ के, आई वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस, क्रिटिसिज्म जो हम उन पे करते रहे हैं, आज वो किसको ब्लेम कर रहे होंगे? खुद को कर रहे होंगे, खान साहब को कर रहे होंगे, या मुन्ना सिलाई को, जिन्होंने मेरे ख्याल में वो खान साहब कहते हैं इट्स एन आयरनी ऑफ फेट। आयरनी ऑफ फेट मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब इस हद तक बड़ी हिमाकतें करेंगे। परवेज अली साहब बहुत प्रैक्टिकल सियासतदान है, उन्होंने मिलते की थी लिटरली खान साहब की कि ये काम ना करे, कोई इलेक्शन नहीं होगा, आपके गले पड़ जाएगा सब कुछ। परवेज अली साहब तो कभी भी इस हक में नहीं है कि फौज में से किसी को बुरा भला कहा जाए। वो तो फौज के, हमारी मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट के एसेट रहे हैं और बड़ी वफादार शख्सियात हैं सारी उनके खानदान में, लेकिन उन्होंने ऐसी गलतियां की। और ऊपर इमरान खान साहब ने जो किया अपने साथ भी, इस मुल्क के साथ भी, अपनी जमात के साथ, हम सब के साथ, कि एक पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को उन्होंने तबाह कर दिया, अपनी जमात को उन्होंने खुद तबाह कर दिया। और क्लासर साहब, इस मुल्क में जो डिबेट की स्पेस बनी थी, आज आप खुद से, मुझसे और अपने आप से पूछिए, क्या उस डिबेट में स्पेस रह गई है? नहीं सर, वो खत्म हो चुकी है, वो इरोड हो चुकी है। ये स्पेस दोबारा डिबेट की हमारे मुल्क में आते आते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमें विद एवरी पासिंग डे। नहीं, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका, थैंक यू वेरी मच, बड़ा तफसील से आपसे बात हुई। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन है और जो हुकूमत के इकदाम हैं इस एनर्जी क्राइसिस को लेकर। कल क्लासेस साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी कि 2 मसले हैं जिन पर काबू पाना इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, एक डॉलर को स्टेबल करना और दूसरा इस एनर्जी क्राइसिस या पेट्रोल, इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना और इसकी शॉर्टेज को ओवरकम करना। अब कुछ स्टेप्स हैं जो डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्यूरो चीफ जीटीवी इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुहेल साहब, इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं वो बाकू में मौजूद हैं और कुछ LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ तफसीलात बताइएगा कि किस सिलसिले में वो बाकू में मौजूद हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए उनके इस दौरे से। देखिए, पाकिस्तान बाको के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बढ़ाना चाहता है। ये LNG की डील तो उस सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन कुछ और चीजें भी है जो उन्होंने वहां पर तय करनी है। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान को तवानाई की किल्लत का सामना है। हमारे पास एक तो समटाइम एनर्जी दस्तियाब नहीं होती, बिलखसूस गैस, और अगर दस्तियाब होती है तो बहुत महंगी होती है। ये काफी स्वेयर चैलेंजेस है हमें, जो कि हमारी लोकल प्रोडक्शन काफी कम हुई, अब हमें दरामदी गैस पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस वक्त महाना जो हमारे टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं 10 से 15 साल के, हम 9 कार्गोज LNG की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है महाना 14 LNG की जरूरत है कार्गोज की इंपोर्ट करने की, तो एक डेफिसिट तो है। अब उसको मीट करने के लिए माजी में 2017 में जब शहर का नवासी वजीर पेट्रोलियम थे, 28 फरवरी 2017 को उन्होंने अजरबैजान की गवर्नमेंट के साथ दस्तखत किए थे शहर का नवासी ने कि एनर्जी के सेक्टर में हम कोऑपरेशन करेंगे और रिलेशंस को हम एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद जुलाई 2018 में एक और एग्रीमेंट हुआ जो स्कॉट ट्रेडिंग कंपनी है उसके साथ हुआ, वो जो कि यूके से रजिस्टर्ड है, सब्सिडरी है। अब वो सिलसिला होता हुआ डील ये तय हुई है कि हमें हर महीने एक LNG का कार्गो ऑफर करेगी अजरबैजान की सरकारी कंपनी सुकार। अगर पाकिस्तान को उसकी प्राइस पसंद होगी या अफोर्डेबल होगी, पाकिस्तान समझता है कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में इसकी कीमत कम है, एक्सेप्ट कर लेगा जिसकी मालियत एक्सचेंज रेट के मुताबिक। अगर पाकिस्तान को लगता है कि महंगी कीमत है तो पाकिस्तान उसको टर्न डाउन कर देगा उनकी ऑफर को। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ये है, जिसकी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है इस एग्रीमेंट की भी और कुछ दीगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने रेज किया है। आगे जाके वो मसाइल भी बन सकते हैं। और जराये का ये कहना है कि जब 5 जून को मीटिंग हुई थी ICC की, उसमें ये समरी मंजूर नहीं हो सकी थी, वहां बड़ी हीटेड डिबेट हुई। शहर खकाना बासी और उसके साथ साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की बयान, और उसके बाद फिर एक और मीटिंग हुई जिसमें अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। वहां पर शहर खकाना बासी मौजूद थे, मुसद्दिक मलिक मौजूद थे। वहां दोबारा एक हीटेड डिबेट हुई और शहर खकाना बासी ने बहुत सख्त सवालात किए मुसद्दिक मलिक साहब से कि इस समरी से मुतल्लिक ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, इनसे बताएं कि उन्होंने समरी गलत क्यों तैयार करवाई है। नहीं, वो कौन सा पॉइंट था सुहेल? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा एक पॉइंट था जिसकी बेस पे बड़े सवालात रेज हुए, व्हाट वाज द पॉइंट? जी, पॉइंट वो ये था जो 2017 में फरवरी 2017 में शहर का नवासी ने एग्रीमेंट किया था, उसके मुताबिक स्कॉट ट्रेडिंग सरकारी कंपनी, जैसे पाकिस्तान की PSO कंपनी है, इसी लेवल की वहां पर अजरबैजान की कंपनी है सुकार, वो ट्रेडिंग करती है। लेकिन जब उसके बाद ये समरी तैयार हुई, जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ मास्टर सेल परचेज का, वो हुआ सुकार की सब्सिडी सुकार यूके के साथ। अब जो उस एग्रीमेंट पर लैंड नहीं करना है, तो शहर का नवासी को बड़ा कंसर्न था कि ये आप 2 सब्सिडीज ले आए हैं और आपने चेक किया है कि सुकार स्विट्जरलैंड की कंपनी है, क्या कभी उसने LNG की ट्रेड की है? आपने इस बात को चेक किया है? और उसके बाद जो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भी हमने पढ़ी है, वो भी वहां सबमिट हुई ICC के अंदर। उसके अंदर कोई प्राइस फिक्स करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो ओपन एंडेड है। वो देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट की जो हमारे यहाँ तो वैल्यूएशन का जो तरीकेकार है वो सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या है, पावर सेक्टर की अफोर्डेबिलिटी क्या है, तो बस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कैसा पॉइंट था? उन्होंने कहा कि आपने समरी गलत तैयार की है, गलत एक सब्सिडीज के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है, G2G एग्रीमेंट है, आपने इन चीजों को परसू नहीं किया। इवन वजारत कानून ने जब अपनी लीगल ओपिनियन दी जो उसको वेट किया इस एग्रीमेंट को, उन्होंने भी इन पॉइंट को रेज किया और उन्होंने कहा कि हमें मास्टर सेल परचेज एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दी गई, फर्दर हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन इस बात को इंश्योर करे, सुकार ट्रेडिंग मेन कंपनी है, उसकी सब्सिडरी सुकार यूके और फिर सुकार स्विट्जरलैंड, ये चीज कैसे आप रोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कंसर्न शो किया कि इस चीज को मेक श्योर करें कल को आपके लिए मसाइल का बाइस ना बने। और उसी तरीके से समरी को ला के टेबल किया गया, जिसके ऊपर शहर का नवासी और मुसद्दिक मलिक की बयान अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई, डेफर हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर आज वहां पहुंचे हैं, इसको दोबारा अप्रूव कराया जा रहा है, इतलात ये कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की जा रही है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो इसके अंदर सबसे बड़ी पॉइंट ये रेज कर रहे हैं, प्राइस फिक्सेशन का कोई फार्मूला नहीं है। आपने अजरबैजान की कंपनी को एक विंडो दे दी है कि वो दुनिया में उसको पता है कि मेरे पास 1 साल का एग्रीमेंट है और 1 साल। लेकिन सुहेल, 2 चीज़ें हैं बड़ी अच्छी, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट खबर स्टोरीज इस पे बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें सर जो मुझे समझ आ रही हैं। एक तो आपने खुद कहा, हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है दैट्स आवर ऑप्शन, कि हम लेना है या नहीं लेना। ये तो इतनी बड़ी क्लास है
जो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई इस तरह की क्लास हमें मिली हो, कोई मुल्क, ये मैं आपकी बातों से जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको ऑफर करे जनाब आपकी मर्जी है, ये रेट है, लेना है यहाँ से ले लें या कतर से ले लें, ऑस्ट्रेलिया जहाँ से लेना है वहाँ से ले लें, हमारा रेट ये है, तो उसमें तो हम, मेरा ख्याल है उसमें आज़ाद हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, विंडो है, जो सबसे बड़ी विंडो है। मेरा ख्याल वहाँ बाकू में भी शायद हो सकता है उन पर तनकीद होना शुरू हो जाए कि आपने इतनी बड़ी ऑफर आपने कैसे कर दी है, आपको इन पे ये सख्त आपको कंडीशन रखनी चाहिए थी, जैसे ईरान ने रखी हुई हमारे साथ कि आपको गैस इतनी लेनी है नहीं तो जुर्माना होगा। वो आई होप कि वो शायद जुर्माना बाद में माफ़ हो जाए। एक चीज़। दूसरी, जब हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, हम कैश नहीं है, हम तो अब उसमें आकर चाइनीज़ करेंसी में डील करना शुरू हो गए हैं। आपने कहा कि 14 आपको शिप चाहिए, कार्गो के जहाज़ चाहिए, 7 हम मंगवा रहे हैं, पल्ले नहीं धेला कर दी फिर मेला। तो जब हमारे पास कख नहीं है, पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, तो हम इस पोजीशन